नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया, तो साथियों क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। इतने दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया। साथियों, मैं बता दूं आपको, आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। जी हाँ, जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं, जिन्होंने भारत का कानून लिखा और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया। साथियों, बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको बताऊंगा अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 62 तक के बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अनुच्छेद 1 से शुरुआत करते हैं। साथियों, अनुच्छेद 1 ये कहता है हमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और यही आर्टिकल 2 ये कहता है हम किसी भी राज्य को प्रवेश करवा सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। और यही आर्टिकल 3 ये कहता है किसी भी राज्य की स्थापना कर सकते हैं और किसी की भी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 ये कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किया गया है वह संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 5 ये कहता है संविधान लागू होने के बाद कौन भारत का नागरिक होगा। और यही आर्टिकल 6 ये कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। यही आर्टिकल 7 ये कहता है पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। यही आर्टिकल 8 ये कहता है विदेश में कहीं भी रहने या घूमने की नागरिकता। आर्टिकल 9 ये कहता है विदेशी नागरिकता लेने के बाद आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 ये कहता है नागरिकता की निरंतरता। और आर्टिकल 11 ये कहता है संसद को नागरिकता बनाने का अधिकार। आर्टिकल 12 में ये कहा है कि राज्य की परिभाषा क्या है और सरकारी संस्थाएं क्या है, सरकारी काम क्या है, इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 ये कहता है यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब चल गया है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 ये कहता है कानून के सामने सब समान है, सबको समान संरक्षण मिलेगा। और यही आर्टिकल 15 ये कहता है धर्म, जाति, लिंग, शकल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और यही आर्टिकल 16 ये कहता है सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 ये कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मतलब अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। जैसे पहले समय में राजा को उपाधियों का टैग मिल जाता था कि आप राजा हो, आप महाराजा हो, आप ये हो, आप वे, अब ये नहीं चलेगा। आर्टिकल 19 ये कहता है इसके साथ 6 तरह की आपको आज़ादी मिलती है। नंबर 1 बोलने की आज़ादी। नंबर 2 बिना हथियार इकट्ठे होने की आज़ादी। नंबर 3 संगठन या किसी यूनियन बनाने की आज़ादी। नंबर 4 भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। 5 ये कहता है आपको घूमने की आज़ादी और बसने की आज़ादी। यदि कोई आपको जगह पसंद आ जाती है तो आप वहाँ बस भी सकते हो। 6 ये कहता है वो आप कोई भी व्यापार कर सकते हो और कोई भी नौकरी कर सकते हो। और यही आर्टिकल 20 ये कहता है यदि आप कोई क्राइम कर देते हो तो आपको किस प्रकार से सजा मिलेगी। इसके 3 भेद है। पहला, आपको जब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक जुर्म साबित ना हो। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, 2 बार नहीं। ये कहता है खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जाएगी। मतलब कि अब मैं बता दूं आपको सरल शब्दों में, यदि आपने कोई क्राइम कर दिया है, आपको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि आपने ये क्राइम किया है, आपको ऐसे नहीं बुला सकता कोई। यदि कोई पुलिस वाला हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, आपको ये नहीं बुलवा सकता। और यही आर्टिकल 21 से कहता है, जी हाँ, आर्टिकल 21 के सुनते ही तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती होगी। आर्टिकल 21 आपको निजता का अधिकार देता है, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार। आप, जी हाँ, आर्टिकल 22 भी ये कहता है कि अपराधों के लिए संरक्षण, मतलब अपराधों से संबंधित है ये आर्टिकल। इसमें मैं बता दूं, इसमें ये है कि यदि आप कोई क्राइम कर देते हैं तो आपको 24 घंटे तक जेल में रखा जा सकता है।
24 घंटे से ज़्यादा नहीं। 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जी हाँ, अब चल जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 ये कहता है मानव तस्करी पर रोक लगा दी जाएगी। यदि आप किसी को पैसे में बेच देते हैं या फिर किसी को दास बना कर रखते हैं, यानी आप किसी को गुलाम बना कर रखते हैं, कि किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते आप। आर्टिकल 23 ये बताता है हमें। आर्टिकल 24 ये कहता है यदि कोई बच्चा 14 साल से नीचे है तो उसको खतरनाक काम या कारखानों में काम नहीं किया जाएगा। यदि उस बच्चे को काम करता हुआ देख लिया प्रशासन ने तो फिर उसके माँ बाप को और जो काम करा रहा है उसको भी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, अब चल जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। 26 से कहता है धार्मिक संस्थाओं में अपने काम मैनेज करने की आज़ादी। और यही आर्टिकल 27 से कहता है धर्म के काम पर टैक्स न देने की आज़ादी। आर्टिकल 28 से कहता है धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और यही अब चल जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 से कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और यही आर्टिकल 30 से कहता है अल्पसंख्यकों को कॉलेज या स्कूल खोलने की आज़ादी। आप कॉलेज या स्कूल भी खोल सकते हो। साथियों, आर्टिकल 31 में बताया है संपत्ति का अधिकार। साथियों, वर्तमान में ये हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। अब आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं बात करने वाला हूँ आर्टिकल 32 के बारे में, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। साथियों, इसमें लिखा है यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। साथियों, अब चल जाता है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं। साथियों, मैं बता दूं आपको आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 35 तक इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। साथियों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आर्टिकल 12 में भी तो यही था, राज्य की परिभाषा। जी हाँ, इसमें भी राज्य की परिभाषा ही बताई गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में लिखा है ये कानून अनिवार्य नहीं है, यानी आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, यानी सरकार को बता सकते हैं ये कि आप ये कानून बना रहे हैं, आपके कानून में ये कमी है, ये ठीक करो। साथियों, आर्टिकल 38 का यह मुख्य उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, यानी हर नागरिक को न्याय मिले, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और यही आर्टिकल 39 में बताया गया है समान काम के लिए समान वेतन, यानी महिला या पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होगा पैसों के आधार पर, यानी उनसे ज़्यादा काम करा लिया महिलाओं से तो उनको वेतन कम दे रहे, सीधी भाषा में ये है। आर्टिकल 39 ये कहता है यदि कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है तो उसे मुफ्त में वकील मिलेगा। और यही आर्टिकल 40 में जिक्र किया गया है ग्राम पंचायत का। बताया गया है कि गांव में पंचायतें बनाना ताकि अपना फैसला खुद ले सके। आर्टिकल 42 में ये बताया गया है कि काम करने की जगह मानवीय माहौल होना चाहिए। इस आर्टिकल में महिलाओं के लिए, यानी सोचो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको मासी ऐसी जगह भी प्रदान होनी चाहिए जैसे कि वे अपने बच्चों का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, उसको कुछ समस्याएं तो सुविधा उपलब्ध हो सके वहाँ की वहीं। और यही आर्टिकल 43 में बताया है कि मजदूरों के लिए उचित वेतन, कुटीर उद्योग में सहायता देना, यानी कोई व्यक्ति कुटीर उद्योग कर रहा है यानी कि अपने घर में कोई व्यापार कर रहा है तो सरकार उसको बढ़ावा देगी। आर्टिकल 44 में बताया है कि समान कानून, यानी सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, जैसे विवाह, तलाक, सभी के लिए सेम कानून। आर्टिकल 45 में बताया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना, यानी उनको पढ़ाने की भी
कोशिश करना। आर्टिकल 46 में लिखा गया है कि SC/ST के लिए आर्थिक विकास करना और शिक्षा के लिए बढ़ावा देना। और आर्टिकल 47 में लिखा गया है कि शराब और ड्रिंक पर रोक लगाना और लोगों की सहायता को सुधारना। अनुच्छेद 48 से कहता है खेतों और पशुपालन को आधुनिक बनाना, यानी जैसे गौ हत्या होती है तो उन पर भी रोक लगाना। और इनमें अनुच्छेद 48A कहता है पर्यावरण की सुरक्षा, यानी पेड़ की कटाई बहुत ही कम करना या नहीं करना। और दोस्तों अनुच्छेद 50 से कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना, यानी अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य करें। और यही आर्टिकल 51 कहता है शांति बनाए रखना, यानी दुनिया में किसी भी देश के साथ झगड़े को टालना। दोस्तों अब आ जाते हैं मूल कर्तव्य, यानी आर्टिकल 51A। साथियों पहले 10 थे और अब 11 हो गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। साथियों 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है। साथियों नंबर 1 तो है संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। साथियों नंबर 2 ये है आज़ादी की कदर करना, यानी जिन विचार से हमें आज़ादी मिली है उनका सम्मान करना। और नंबर 3 ये है देश को एक रखना, यानी देश के टुकड़े न करना। और नंबर 4 ये है देश के लिए तैयार रहना, यानी जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। और नंबर 5 ये है भाईचारा बनाना और हमेशा महिलाओं का सम्मान करना। और नंबर 6 ये है संस्कृति का पालन करना, यानी जो हमारी संस्कृति है उनको बचा कर रखना। और साथियों नंबर 7 ये है प्राकृतिक से प्यार करना, यानी नदी, जंगल और जानवरों की रक्षा करना। और नंबर 8 ये है अपनी सोच को आधुनिक बनाना, यानी कभी भी अंधभक्त मत बनना, अपनी सोच को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक तरीके से चलना। और नंबर 9 ये है सरकारी ट्रेन या बस या किसी भी भवन में नुकसान नहीं करना, यानी उनको सुरक्षित रखना। और नंबर 10 ये है तरक्की करना, यानी कि अपनी मेहनत से हर मुकाम तक पहुंचना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना ताकि देश का नाम रोशन हो सके। और नंबर 11 ये है अपने बच्चों को पढ़ाना, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना ताकि उनका मस्तिष्क और अच्छे से हो और वे आगे बढ़े अपने जीवन में और संघर्ष करे और अच्छी अच्छी चीज अचीव करे और ताकि माँ बाप का नाम रोशन करे। तो अब भाग आ जाता है 5 जिसका नाम है संघ। दोस्तों आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसमें यह भी बताया गया है कि यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। साथ ही अनुच्छेद 53 में कहा गया है शक्ति, यानी जो भी सरकारी काम होंगे ये राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये इनका सेनापति राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 54 में लिखा गया है कि चुनाव, मतलब जो हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा उसके चुनाव कैसे होंगे, यानी उनके चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, यानी आपके द्वारा वोटिंग नहीं होगी। जो आपने MLA और MP चुने हैं वे उनको चुनेंगे। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। साथियों अनुच्छेद 56 ये कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा और वे चाहे तो बीच में इस्तीफा भी दे सकते हैं। और साथियों अनुच्छेद 57 ये कहता है भारत में जो भी राष्ट्रपति होगा वे कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी जो हमारे भारत का संविधान में ये आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 57, तो इसमें ये लिखा गया है कि जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये अमेरिका के संविधान की तरह नहीं है। साथियों आर्टिकल 58 ये कहता है योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। और साथियों अनुच्छेद 59 में लिखा गया है कि
नौकरी व भत्ते, यानी राष्ट्रपति जो हमारे देश में राष्ट्रपति होगा वह ना एमएलए होना चाहिए और ना एमपी होना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कुछ बात, जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, मतलब महिला राष्ट्रपति, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, वह राष्ट्रपति भवन भी मिलता है उसको और 5 लाख की सैलरी भी मिलती है। यही अनुच्छेद 60 में लिखा गया है कि शपथ, मैं संविधान की रक्षा करूंगा और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको अनुच्छेद 61 के बारे में, महाभियोग। जी हाँ, महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है। तो वो कैसे हटाएगा मैं बताता हूँ आपको। साथियों, राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, जो एमपी और एमएलए हम चुनते हैं, ये वोटिंग के जरिए उनको हटा सकते हैं, वोटिंग करके। और साथियों, अनुच्छेद अंतिम है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में लिखा है चुनाव। जी हाँ, मैं बता दूं, यदि किसी राष्ट्रपति को कार्यकाल करते करते 5 वर्ष होने वाले हैं तो उसका चुनाव 6 महीने पहले ही कर दिया जाएगा, यानी 6 महीने पहले उसकी वोट कर दी जाएगी, फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं बादल कुमार यूपी 12 यानी रॉयल एक्स यूपी 12 यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं आपको साथियों, अनुच्छेद 1 से 62 तक जो मैंने आज आपको बताया है, आपकी कितनी समझ में आया और आपको कितने आर्टिकल पता थे, आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें साथियों मैं देख सकते हैं रात को, नाइट में समथिंग में बता दूं आपको कितना टाइम हो रहा है। साथियों देख सकते हैं 11:15 बज रहे हैं पूरे। तो साथियों मैं 11:15 बजे आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक जबरदस्त सा कमेंट कर दियो और लाइक कर दियो। साथियों अगली बार कोई ऐसा टॉपिक बताना जो आपके माइंड में घूमता हो, मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। तो साथियों इसी के साथ मैं बादल कुमार वीडियो का एंड करता हूँ। और साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।